हेलो गाइस, वेलकम टू एलबी नूर अकेडमी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एलबी नूर अकेडमी और माय नेम इज़ मोहम्मद वैस खान। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जर्नल एंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ जर्नल एंट्रीज़ हमारी कुछ बाकी रह गई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारी काफ़ी टाइम बाद आ रही है ड्यू टू सम रीजंस। और आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, हमारी एक्रूड इनकम है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, तो पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है। हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों होती है सर हमारी आउटस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूँगा तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनको पे करना भी बाकी है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ ए और बी। ए एक एम्प्लॉयर है, बी इसका एम्प्लॉई है। बी ने ए के यहाँ पे 1 महीने जॉब करी है। 1 महीना जॉब करने के बाद बी के पास राइट है कि वो ए से 1 महीने की सैलरी मांग सकता है, और बी के ए के ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको बी को 1 महीने की सैलरी देनी होगी। 1 महीना पूरा हो चुका है, ए ने बी को अभी सैलरी पे नहीं करी है। दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो 1 महीने की सैलरी पे करना ए के ऊपर अभी बाकी है, इसको ए क्या रिकॉर्ड करता है, इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। अगर पे कर दी होती तो एक्सपेंस हो जाता, बट अभी पे करना बाकी है, तो 1 महीने की जो सैलरी पे करना भी बाकी है, ये ए के लिए आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। और पे करना बाकी है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, भाई हमारी लाइबिलिटी नेचर है। इसके नाम में भले ही एक्सपेंस है, बट आउटस्टैंडिंग होने की वजह से इसका नेचर जो है लाइबिलिटी बन जाता है। यानी कि इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो सर इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लायबिलिटी नेचर है, तो जब ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो हम क्या एंट्री होती है सर इसकी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये था अभी ए और बी का। इसमें ए को बी को 1 महीने की सैलरी देनी थी। एग्जांपल के तौर पे अगर सैलरी 10,000 है और ए ने बी को 1 महीने की सैलरी अभी पे नहीं करी और दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है, तो जो 1 महीने की सैलरी पे करना बाकी है वो ए के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी। क्यों, पे करना बाकी तो लायबिलिटी हो गई, आउटस्टैंडिंग है। उसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगा ए अपनी बुक में, आउटस्टैंडिंग है तो उसके लिए लायबिलिटी है, वो तो क्रेडिट होगी। और डेबिट क्या होगा सर, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, 10,000। सर सवाल ये आता है कि सर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो समझ में आता है क्योंकि वो लायबिलिटी है। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, या फिर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं। सर मेन चीज़ ये है कि सैलरी या फिर हम कोई सा भी एक्सपेंस ले लें, वेजेस ले लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लें, है, या फिर रेंट पे करना ले लें, ये होता है हमारा एक्सपेंस ही है। इनका नेचर एक्सपेंस होता है। ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो एक्सपेंस होने की वजह से ये डेबिट हो रहे हैं। अगर हमने पे कर दिया होता तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। उसमें भी हम इनको डेबिट ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सर ये हमारे एक्सपेंस है और एक्सपेंस का रूल है इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। बट यहाँ पे जो हमने एंट्री रिकॉर्ड करी है वो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है। यहाँ पे कैश को हमने क्रेडिट नहीं करा क्योंकि कैश अभी पे हुआ नहीं है, और ये एक्सपेंस अभी पे करना बाकी है, इसलिए हमारी लायबिलिटी बनती है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो सैलरी डेबिट होने का रीजन ये है कि सर वो एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, इसलिए वो तो डेबिट होगा, और वो अभी आउटस्टैंडिंग में है तो इसलिए वो हमारा लायबिलिटी बन जाती है, तो इसलिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगली चीज हमारे पास दे रखी है प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंस होते हैं? सर ऐसे एक्सपेंसेस जिनके लिए मैंने पेमेंट आज करी है बट इनका जो बेनिफिट है वो मुझे फ्यूचर डेट पे मिलेगा। इनका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? मुझे फ्यूचर डेट पे मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूँ ए और बी, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, रेंट एग्रीमेंट। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी है रेंट पर, ठीक है, और प्रॉपर्टी पे आने से पहले बी ने ए को रेंट एडवांस में दिया है। जनरली ऐसा होता है जब हम कहीं प्रॉपर्टी को रेंट पे एक्वायर करने जाते हैं तो हमारे को 1 या 2 महीने का रेंट एडवांस देना पड़ता है। ये एक जनरल एग्जांपल है हमारे बीच का। तो ये जो एडवांस पेमेंट बी ए को कर रहा है रेंट की, ये बी के लिए क्या है सर? ये बी के लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि जो इसने रेंट का खर्चा यहां पर करा है, इस रेंट के खर्चे का बेनिफिट लेना भी बाकी है। 1 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, बट उस 1 महीने के लिए उस प्रॉपर्टी को जिसके लिए एडवांस में रेंट पे करा है उसको यूज करना भी बाकी है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस सर हमारे लिए एसेट का काम करती है। एसेट क्यों होती है? क्यों इसलिए होती है सर? क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस है जिनका बेनिफिट मिलना भी बाकी है, इसलिए हम इसको एसेट के तौर पे ट्रीट करके चलते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी थी, क्यों? क्योंकि पे करना बाकी था, इसलिए हमारी वो लायबिलिटी बन जाती थी। प्रीपेड एक्सपेंसेस सर हमारी क्या होती है? एसेट होती है। एसेट क्यों होती है सर? क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट करी है, इनका बेनिफिट लेना भी बाकी है, इसलिए हमारी एसेट बनती है। एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमें पता है एसेट नेचर क्या है। एसेट का क्या नेचर होता है? इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। दूसरा सर यहां पे क्रेडिट क्या होगा? यहां पे क्रेडिट होगा एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? सर रेंट मैंने आज पे करा, एडवांस में पे करा, ये मेरा प्रीपेड कहलाएगा, ये एसेट बन गया। लेकिन अगर मैं देखूं तो रेंट एक्चुअल में मेरा एक्सपेंस होता है। अगर मैं टाइम को थोड़ा सा हटा के सिर्फ रेंट पे फोकस करूं तो रेंट पे करना मेरा एक्सपेंस है। जब मैं रेंट पे करूंगा तो मैं उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करता हूं, और एक्सपेंस का रूल है इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। यहां पे सर हुआ क्या है? यहां पे मैंने वो एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया तो वो मेरी एसेट बन गई, तो इसलिए मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करा। अब मैंने एडवांस में पे कर दिया है, तो जब उस एक्सपेंस की एक्चुअल पे करने की डेट आएगी तब तो मुझे पे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं एडवांस में पे कर चुका हूं। तो जो एक्चुअल डेट आएगी पे करने की तब तो मैं पे करूंगा नहीं, पे करूंगा बिल्कुल भी। तो जो मेरा एक्सपेंस एक्चुअल डेट पे होने वाला था वो तो डिक्रीज हो गया। अगर होता एक्चुअल डेट पे करता तो वो इंक्रीज माना जाता, तो मैं उसको डेबिट करता और कैश को क्रेडिट करता। बट यहां पे हुआ क्या सर? मैंने एडवांस में पेमेंट करी है। एडवांस में पेमेंट करने का मतलब जो ड्यू डेट थी, जो एक्चुअल डेट थी पे करने की, उससे पहले पेमेंट कर दी, और पहले पेमेंट करना मेरा एसेट बन गया, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। दूसरा ड्यू डेट से पहले करिए सर, तो ड्यू डेट पे जब मुझे एक्सपेंस पे करने की डेट आएगी तब तो मुझे एक्सपेंस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पे कर चुका हूं। तो ड्यू डेट पे अगर मैं देखूं तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया सर? डिक्रीज हो गया, और एक्सपेंस डिक्रीज तो क्रेडिट, सिंपल। इसके अलावा हमारे पास दो और अगले जो सर हमारे पास केस दे रखे हैं वो है, एक तो एक्रूड इनकम और दूसरा है सर हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम क्या होता है सर? सर एक ऐसी इनकम जिसको रिसीव करने का हमारे पास राइट है बट वो हमारे को अभी तक मिली नहीं है। जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, पे करने का टाइम आ गया बट अभी तक पे नहीं हुआ, पे करने का टाइम चला भी गया अभी भी पे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, लायबिलिटी होती है। एक्रूड इनकम सर रिसीव करने का राइट चला गया, रिसीव करने का टाइम चला गया बट अभी भी रिसीव नहीं हुई है। मैं अपना पुराना वाला एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल लिया था ए और बी का। ए एम्प्लॉयर था, बी एम्प्लॉय था। ए को बी को सैलरी देनी थी बट ए टाइम चला गया सैलरी पे करने का, 1 महीने की सैलरी देनी थी, ए ने सैलरी पे नहीं करी है बी को, तो ये सैलरी ए के लिए क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। दूसरा था बी को सैलरी मिलनी थी, बी को सैलरी रिसीव
नहीं हुई है। सैलरी रिसीव होना बी के लिए इनकम है ना, बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो ये इनकम बी के लिए क्या बन जाएगी सर, एक्रूड। एक ऐसी इनकम जिसको रिसीव करने की डेट जा चुकी है, ड्यू डेट जा चुकी है, बट अभी तक वो रिसीव नहीं हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं। कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे सर इसकी हम, सर जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए एक लायबिलिटी थी क्योंकि पे करना भी बाकी है, वैसे सर एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होती है क्योंकि उसको रिसीव करना भी बाकी है और हमारा वो राइट है रिसीव करना, वो हमारी एसेट का काम करती है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम को क्रेडिट क्यों करा सर, सर इनकम को क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि इनकम का नेचर है, रेवेन्यू का नेचर है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। ठीक है, अगला हमारे पास के साथ है सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये क्या है सर, सर ऐसी इनकम जो हमारे को एडवांस में रिसीव हो गई, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो हमने एडवांस में कर दिया, जिसको करने का टाइम अभी आया नहीं था, बट हमने उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी और उसका बेनिफिट हमारे को फ्यूचर डेट पे मिलेगा, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते थे। वैसे सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक ऐसी इनकम है जिसके अगेंस्ट में अभी हमने काम नहीं करा, बट हमारे को इनकम मिल गई, वो हमारे होते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय था, उसने अभी 1 महीने का जॉब अभी करी नहीं, 1 महीने काम नहीं करा, उसको 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिल गई, तो वो उसके लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। अब सर 1 महीने की सैलरी एडवांस में तो मिल गई, बट उस 1 महीने की सैलरी के अगेंस्ट में काम करना तो भी बाकी है, काम तो नहीं किया, तो ये हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी बनती है। यह प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट बनता था क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमारे को बेनिफिट मिलना बाकी था, खर्चा आज हो गया बट बेनिफिट फ्यूचर डेट पे मिलेगा, तो वो हमारी एसेट बनता था। वैसे सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम आज रिसीव हो गई 1 महीने के पहले या फिर 1 साल की, जैसे भी हो, पहले ही एक एडवांस में हमारे को इनकम रिसीव हो चुकी है, बट उस इनकम के अगेंस्ट में काम करना भी बाकी है, काम नहीं किया है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लायबिलिटी बनती है सर। क्या बनती है सर, हमारी लायबिलिटी बनती है सर। और एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी है सर हमारी, तो क्रेडिट होगी, और इनकम को डेबिट होने का रीजन क्या है सर, इनकम का नेचर है इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। सर यहां पे हमारे को इनकम हो चुकी है आज ही, अब फ्यूचर में तो कोई इनकम होने वाली है नहीं, अगर फ्यूचर में होती तो उसको क्रेडिट कर दे, बट जो फ्यूचर में होने वाली इनकम थी वो हमें आज हो चुकी है, तो जो फ्यूचर डेट, जब उसकी एक्चुअल डेट आएगी इनकम की मिलने की, तब तो मिलेगी नहीं, तो वहां से तो हमारी इनकम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और इनकम डिक्रीज तो डेबिट, सिंपल है। इसके बाद हमारे पास एक क्लास के साथ है सर डेप्रिसिएशन का। लास्ट केस हमारे पास आता है सर डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, कंपनी की फिक्स एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। होता क्या है सर, जब भी कंपनी के अंदर कोई फिक्स एसेट आती है, कोई लैंड तो नहीं आएगी खैर, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कोई एसेट है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, जब बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट आते हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। जिस डेट पे हमने वो फिक्स एसेट परचेज करे हैं वो, और जिस प्राइस पे हमने वो फिक्स एसेट परचेज करे हैं, आज से 10 साल बाद वो फिक्स एसेट उतने की नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस है, उसने अपने बिजनेस के अंदर एक मशीन परचेज करी है और मशीन की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, तो सर जिस डेट पे मशीन परचेज करी है उस डेट पे इसकी कॉस्ट, इसकी कीमत 10 लाख की थी, लेकिन अब आज से 5 साल बाद इसकी कीमत 10 लाख नहीं रहेगी, घट जाएगी। घटेगी क्यों सर, घटने की 2 वजह है सर। पहला तो टाइम क्रॉस हो गया, टाइम पास हुआ है। अब जब टाइम पास हुआ है तो सर 5 साल बाद
ये मशीन आज 5 साल पहले 10 लाख की थी, बट 5 साल बाद ये 10 लाख की नहीं रहेगी। क्यों सर? वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना टाइम के साथ साथ, किसी भी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज होती ही होती है टाइम के साथ साथ। दूसरा रीज़न ये है कि वैल्यू डिक्रीज होने का कि सर बिजनेस के अंदर मशीन यूज़ हुई होगी, जो चीज़ आप यूज़ करते रहते हो, जाहिर सी बात है एक नई मशीन और एक यूज मशीन उसकी कीमत बराबर नहीं रहती। एक ब्रांड न्यू कार आप अगर शोरूम से लेकर आते हो और एक यूज कार अगर आप खरीदते हो तो उनकी वैल्यू सेम नहीं रहती। रीजन क्या है? तो यूज कार यूज हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, और जब किसी चीज के अंदर कमी होती है तो उसकी वो चीज नहीं, उतने प्राइस नहीं मिलते जितने में आपने उसको परचेस किया था। तो ये जो मशीन की वैल्यू बिजनेस के अंदर डिक्रीज हुई है ड्यू टू यूजेज और ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अकाउंटिंग ये कहता है कि हमारे को अपने बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करके दिखाना होगा ताकि हम अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकाल पाए। तो अब जब अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे को ये कहते हैं कि हमारे को अपने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकाल पाए, तो इसका मतलब यह है कि हमारे को डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है उसको हम देखते हैं। सर पहले हमारे को जानना होगा कि डेप्रिसिएशन है क्या, एक्सपेंस है, एसेट है, लॉस है, क्या है। तो डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश एक्सपेंस मानते हैं सर। नॉन कैश एक्सपेंस मानते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब सर एक ऐसा खर्चा जो बिजनेस के अंदर हुआ तो है, बट इसके होने से बिजनेस के अंदर ना तो कैश आया है ना बिजनेस के अंदर कैश गया है, बस सिंपल। अगर हमने मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है, मशीन की वैल्यू घटी है, वैल्यू तो घटी है सर, बट जो वैल्यू घटी है उससे ना तो बिजनेस का कोई कैश बिजनेस से बाहर गया ना बिजनेस के अंदर कोई कैश आया है, इसे हम नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। और सर एक्सपेंस का रूल हमारे को पता है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो जब डेप्रिसिएशन लगता है तो हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करते हैं सर? सर जिस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है उसकी वैल्यू घट गई, और एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। बढ़ी थी तो डेबिट होती थी, घटी थी तो क्रेडिट होती थी। अब वैल्यू घट गई है तो वो एसेट हो जाएगी क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसके ऊपर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन 1 लाख का है। तो सर एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, इंक्रीज तो डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। और सर मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो मशीन की वैल्यू घटी होगी, और डिक्रीज तो क्रेडिट, एसेट है तो टू मशीन अकाउंट 1 लाख से। इस तरीके से हम अपने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका जो भी फीडबैक है हमारे इन वीडियोस के रिगार्डिंग आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।